तो 2023 वन पीस फैंस के लिए काफी कमाल का साल रहा है, क्योंकि इस साल हम लोगों को काफी सारे कमाल के चैप्टर्स देखने को मिले और उसी के साथ साथ हमें काफी हाई लेवल एनिमेशन भी देखने को मिला एपिसोड्स का। अब उसी में ही अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो हाल ही में रिलीज हुआ चैप्टर 1095 एक अलग ही बवाल पे चल रहा है और उसने वन पीस की कहानी को पूरी तरीके से पलट के रख दिया है। तो वन पीस के अंदर उसके चैप्टर से भी ज्यादा मायने रखता है उसका कवर पेज। तो कवर पेज में ही हमें देखने को मिलता है सबसे पहले अ वर्ल्ड नॉट वर्थ लिविंग, जो कि इस चीज को शो करता है कि वन पीस असल में कितना ज्यादा डार्क है। तो इट इज अ शोनेन एनिमे, क्योंकि इसमें कई सारी चीजों को फिक्शन वाइज हमें दिखाया गया है, मगर जो सब कुछ हमें दिखाया गया है वो ट्रूली रियलिटी को शो करता है कहीं ना कहीं। जिस पॉलिटिक्स को दिखाया गया है, जिस लेवल पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को दिखाया गया है, मास जेनोसाइड को दिखाया गया है और भी कई सारी ऐसी चीजें जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं, मगर उनको फिक्शनली ऐसे दिखाया गया है कि एक शोनेन कैटेगरी की जगह पे एक शोनेन ही रह गई। वेल, अगर हम कवर पेज की फिर से बात करें तो फिर कवर पेज में ही हमें वगीडी क्लाउन देखने को मिलता है, जिसका की जो नाक है वो एक मंकी उठा के ले गया है या फिर उससे छीन के ले गया है। वेल, मूविंग फर्दर, अगर हम लोग चैप्टर की बात करें तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हम लोगों को मरीज देखने को मिलते हैं जो कि इस चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं कि बंदा जो अभी हमारे सामने है ये गोरोसे सेंट सैटर्न, ही इज इवन मच देन एनीथिंग एल्स। ये बंदा उनसे भी ऊपर है जो खुद को गॉड्स कहते हैं, जो कि मेरी चॉइस में रहते हैं फुल मजे में। ये बंदा सच में एक अलग ही लेवल पे है। दिस ओल्ड मैन इज लिटरली अ डीमन लेवल थ्रेट। तभी नेक्स्ट पैनल में हमें देखने को मिलते हैं वेगापंक, सांजी और फ्रैंकी जो कि नीचे पे खड़े होते हैं और सैटर्न वहीं पे होता है। तभी एक मरीन सोल्जर कहता है, हाउ डेड यू स्टैब हिम, हाउ डेड यू इवन टच हिम, ही इज अ गोरोसे। तभी नेक्स्ट पैनल में हमें देखने को मिलते हैं मरीन सोल्जर जो कि वहां पे तैयार हो रहे होते हैं उस बंदे को शूट करने के लिए जिसने की गोरोसे को स्टैब किया है। अब इट इज नन अदर देन बोनी जो कि कुमा की बेटी है। और यहाँ पे हम लोगों को तभी सैटर्न देखने को मिलता है जो कि कहता है, नो नीड टू शूट, मैंने उसको खुद अलाउ किया है यहाँ पे आने के लिए, नहीं तो मैं उसको आराम से डॉज कर सकता था। Then in the next panel we see that Bonnie is in the hands of Saturn just like a puppet doll and here Saturn uses his power। तो Saturn यहाँ पे अपनी जब पावर को यूज करता है तो I don't know if it is a advanced form of conqueror haki या फिर ये some kind of a mystical power है जो कि अभी तक हमें समझ में नहीं आई है, या फिर ये उसके डेविल फूड की पावर है, क्योंकि जब वो इसे यहाँ यूज करता है बॉनी की बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और फिर वो बॉनी को फेंक देता है। तो अब ऑब्वियसली ये सब कुछ देखने के बाद सांजी तो रुकने वाला था नहीं, तो वो सीधे सांजी बदला लेने जाता है बॉनी का सैटर्न के पास, मगर उससे पहले ही, उस तक पहुंचने से पहले ही पता नहीं सैटर्न अपनी पावर को किस तरीके से यूज करता है और सांजी का भी वही हालत हो जाती है। और यहाँ पे ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि सांजी के पास वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी है पूरे के पूरे मोकीवारा क्रू में और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरेबिलिटी है, क्योंकि वो एक लुडानियन ड्यूरेबिलिटी को लेके चलता है। तभी सैटर्न भी खुद ब खुद हील होने लग जाता है और बोलता है कि अब तुम लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ से भागने का। और वो किजारू से बोलता है, किजारू तुमने मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, मेरी एक्सपेक्टेशन से तुमने काफी ज्यादा टाइम लगाया। तभी हमें किजारू देखने को मिलता है जो कि नीचे पड़ा हुआ होता है और वो लिटरली सैटर्न से कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना, मैं अब उठ नहीं सकता हूँ कुछ देर के लिए। भाई किजारू जैसा एडमिरल जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है वो लूफी से मार खाने के बाद उठ नहीं पा रहा है। लग रहा है लूफी ने अपना बदला ले लिया भाई। इसके साथ साथ हमें लूफी भी देखने को मिलता है जो कि नीचे पड़ा होता है अपनी ओल्ड फॉर्म में। ऑब्वियसली ड्रेन आउट हो चुका है उसका जितना भी एनर्जी और स्टेमिना है गियर 5th को यूज करने के कारण। तभी सैटर्न भी अटैक करता है लूफी के ऊपर, मगर उसे फ्रैंकी बचा लेता है और वो कहता है कि भाई अपना कैप्टन इतना ज्यादा ऊपर चले गया है कि वर्ल्ड के टॉप नॉच लीडर्स भी उसके पीछे पड़े हैं। तभी हम लोग देखते हैं सैटर्न वापस से बॉनी को अपने हाथ में उठा लेता है और वो बोलता है कि अगर किसी भी तरीके से तुम लोग इस आइलैंड से बाहर जा सको, एगेट से बाहर जा सको, तो फिर मैं देखना चाहूंगा तुम कैसे जाओगे। तभी हम लोग देखते हैं कि मरीन की शिप्स पूरी तरीके से एगेट को सराउंडेड है और वहां पे सैटर्न भी है ऑब्वियसली, तो फिर मुश्किल तो होगा ही बहुत। तभी यहाँ पे वो अपना दोगलापना दिखाता है और वेगापंक को पहले तो दगाबाज कहता है जो कि गवर्नमेंट को धोखा दे रहा है, और इसी के साथ साथ वो वेगापंक को थैंक यू भी करता है अपनी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो शेयर करने के लिए गवर्नमेंट से। तभी हम लोग देखते हैं हर कोई जो भी सैटर्न के आसपास होता है वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है। तभी यहाँ पे वेगापंक कहता है ये किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी तो नहीं है या फिर किसी भी तरीके की साइंटिफिक पावर नहीं है, ये पक्का कोई डेविल फूड की पावर है या फिर कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रहा। अभी बॉनी यहाँ पे कहती है तुमने मेरे पिता को मार दिया। अब एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं है, कुमा इज अलाइव, बट यहाँ पे वो इस चीज को बताना चाह रही है कि कैसे गोरोसे ने ही, यानी कि स्पेशली सैटर्न ने ही इस चीज का एलावेंस दिया था वेगापंक को कि वो एक्सपेरिमेंट करे अपने कुमा के ऊपर। अभी हम लोग को देखने को मिलता है कि बॉनी याद करती है अपने पास्ट को, जब बचपन में उसे कुमा बताता है कि कोई ऐसा है जो लिबरेशन को इस वर्ल्ड में लाएगा और मैं उसके लिए रुका हुआ हूँ, और वो है नन अदर देन नीका द सन गॉड जो कि करंटली भी लूफी है। और अब बोनी की भी एक्सपेक्टेशन सिर्फ लूफी से ही है। और जब हम देखने को मिलता है कि असल में
जो कुमा है वो कहीं ना कहीं से तो पता नहीं कैसे ड्रम्स ऑफ लिबरेशंस को बोनी को सुना रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कुमा का पास्ट। जब कुमा पैदा हुआ था तब उस समय पे उसके माँ बाप जो कि असल में बिलोंग करते थे बुकनी ट्राइब से। अब कुमा के बर्थ के टाइम पे जो डॉक्टर उनके पास होता है वो उनसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताएंगे। मगर तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि कुमा का बाप असल में स्लेव बन चुका है अब, और वो रो रहा होता है कि प्लीज मेरे बच्चे और मेरी बीवी को छोड़ दो। वो असल में बुकनी ट्राइब से बिलोंग नहीं करते हैं, सिर्फ मैं ही हूँ, तो प्लीज उन्हें छोड़ दो। अब देखो ये चीज कवर पेज को पूरी तरीके से शो करती है कि आखिर कवर पेज ऐसा क्यों था। अब मैं तुम्हें वापस से रिपीट करना चाहूंगा, वन पीस इज नॉट एक्चुअली अ शोनेन एनीमे। इसमें डर्टी पॉलिटिक्स है, मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर है, मैनिपुलेशन है, मास जेनोसाइड है, कास्टिज्म, रेसिज्म, किडनैपिंग वगैरह पता नहीं क्या क्या है। बट थैंक्स टू ओडा सेंसेइ's क्रिएटिव राइटिंग ये स्टिल एक शोनेन एनीमे कैटेगरी में है। कमिंग बैक टू द चैप्टर, हमें यहाँ पे कई सारी चीजें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कुमा को भी उसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जैसे उसके बाप को किया जा रहा था, और कुमा को काफी ज्यादा बुरी हालत में रखा गया है। जब उससे पूछा जाता है कि असल में उसका मास्टर कैसा है, तो कुमा उसके जवाब में कहता है कि ही इज रियली गुड, व्हिच एक्चुअली शोज द कंडीशन ऑफ कुमा, क्योंकि उसको पता है कि ही इज अ स्लेव राइट नाउ एंड दैट्स व्हाई ही इज एक्टिंग सो मैच्योर्ड इवन दो ही इज अ लिटिल किड ओनली। अभी नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं कि उसको पता चलता है कि उसकी मॉम की असल में डेथ हो चुकी है, और इस चीज से वो काफी ज्यादा रो रहा होता है। उसके डैड उसे बताते हैं कि उसे स्ट्रांग होना पड़ेगा, और वो भी कुमा को बिल्कुल कुमा की तरह जैसे उसने बोनी को सुनाई थी कहानी सुनाते हैं नीका की, और वो शुरू कर देते हैं ड्रम्स ऑफ लिबरेशन गाना। तभी पीछे से एक सेलेस्टियल ड्रैगन उन्हें मार देता है। तभी हम लोग जाते हैं 38 साल पहले, जो कि कहानी में एक मोड़ लाता है। वही टाइम जहाँ पे शैंक्स पैदा हुआ था, वही समय। अब देखो इस चीज को याद रखना क्योंकि ये चैप्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे थ्योरी में। देखो जब शैंक्स पैदा हुआ था उस टाइम पे गॉड वैली में इंसिडेंट भी हुआ था, जो कि था द गॉड वैली इंसिडेंट। अब इसी चीज से लेके हम लोगों को यहाँ पे कुछ चीजें पता चल रही है, जैसे कि गॉड वैली में असल में और कुछ नहीं बल्कि एक तरीके से सेलेस्टियल ड्रैगन्स जगह को चुनते थे उस समय पे, जहाँ पे कि वो बड़े टूर्नामेंट्स रखते थे, जो कि एक मास लेवल डिस्ट्रक्शन टूर्नामेंट होता था जिसमें कि अलग अलग रेसेस पार्टिसिपेट करते थे और एक दूसरे को मार देते थे। अब गॉड वैली में क्योंकि रॉजर और व्हाइट बियर्ड भी वहां थे और रॉक्स पायरेट्स भी थे, तो उस फाइट में शायद से काफी सारे लोग वहां से छूट गए होंगे सेलेस्टियल ड्रैगन के हाथों से, और उनमें से कुछ कुमा और इवांकॉक भी थे। जी हाँ, इवांकॉक जो कि असल में अभी ड्रैगन के साथ है, और एक और लेडी थी इवांकॉक के साथ, जिसको कि हमें लास्ट में चैप्टर में दिखाया गया है, जो कि लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि असल में वो लूफी की मॉम हो सकती हैं। वेल इसके ऊपर मैं अभी आगे वीडियो में बात करूंगा, मगर अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो फिर यहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन जब यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं इस गेम की, तो उनके पीछे कुछ बॉक्सेस होते हैं और शायद से उनमें कुछ डेविल फ्रूट्स होंगे। अब इसी चीज को लेकर हमें एक और कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिलता है जिसकी काफी ज्यादा हाइप चल रही है काफी टाइम से। जी हाँ, फिगारलैंड गार्लिंग, जो कि तब एंट्री लेता है जब कोई पर्सन या फिर कोई पायरेट सेलेस्टियल ड्रैगन्स को बोल रहा होता है कि इस समय तुम मेरे लोगों को मार क्यों रहे हो, ये तो एक गेम है ना। तभी फिगारलैंड गार्लिंग उसे बीच से काट देता है। तो फिगारलैंड गार्लिंग के चारिज्मा से वहां पे जितनी भी सेलेस्टियल ड्रैगन विमेन होती हैं वो सब लोग उस पे फिदा हो जाती हैं, और उसी के साथ साथ हम लोग ये भी देखने को मिलता है कि ये कुछ हद में शंक्स के जैसा लगता है। अब मैं टोटली तो इस चीज के ऊपर कंफर्म नहीं हूँ कि ये शंक्स का बाप ही है, मगर हाँ ये लगता है जहाँ तक ये शंक्स का कोई रिलेटिव हो सकता है या फिर किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं से उससे रिलेटेड है। Well, living that, if we talk about the character that we saw earlier, तो पहले अगर मैं बात करूँ देखो चैप्टर की, तो चैप्टर बेस है पूरी तरीके से कुमा की हिस्ट्री पे और डर्टी पॉलिटिक्स के ऊपर वन पीस की फिर से। तो अगर हम लोग अब इस चीज के ऊपर बात करें कि असल में वो लेडी कौन थी इवांकॉक के साथ जो उसको असल में अपना बड़ा भाई कह रही थी, तो देखो थ्योरी के अकॉर्डिंग कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये लूफी की माँ हो सकती है, मगर मुझे जहाँ तक लगता है ये बॉनी की माँ है, क्योंकि बॉनी को भी मीट खाना पसंद है और वैसे ये भी खा रही है जस्ट लाइक लूफी एंड बॉनी, तो शायद ये बॉनी की माँ हो। अब देखो अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर में हमें ऑब्वियसली किजारू वर्सेस लूफी देखने को मिल सकता है, क्योंकि लूफी जो ये सब कुछ हो रहा है अभी कांड, इस समय शायद से इस बीच में इतना जो टाइम बीता है इस समय वो अपने आप को हील कर ले, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि तकरीबन 30 से 1 मिनट तक का टाइम लगाता है लूफी अपने आप को वापस से रिकवर करने में, और हमें तब लूफी वर्सेस साटन देखने को मिले। अब देखो अगले चैप्टर में शैंक्स आए, इसके चांसेस तो काफी ज्यादा कम है, क्योंकि कई सारे लोग ये सोच रहे हैं, मुझे जहां तक लगता है ड्रैगन आएगा, क्योंकि अभी मंकी डी फैमिली के बारे में हमें काफी सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, और ये बेस्ट टाइम है जब वो लोग हमें ओडा सेंसेई मंकी डी फैमिली की ट्रू आइडेंटिटी को बता सकते हैं कि असल में ड्रैगन, कार्प और लूफी क्या चीज है। अभी पूरी स्टोरी रिवॉल्व कर रही है एगड में, जहाँ पे कि वेगा पंक है और कुमा और बॉनी से रिलेटेड काफी सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, तो शायद से ड्रैगन आ जाए, और गार्प भी अभी काफी ज्यादा खतरे में है, तो शायद से ड्रैगन का कुछ काम हो यहाँ पे। पहले तो एक्सप्लेनेशन था चैप्टर 1095 का और मेरी कुछ थ्योरीज थी। अब आपको क्या लगता है, क्या शैंक्स और गार्लिंग से रिलेटेड हमें कुछ और भी देखने को मिलेगा आगे फ्यूचर में इन चैप्टर्स में? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। वील मीट यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग फ्रॉम विक्शन।